नमस्ते। हिंदी क्लास में सबका स्वागत है। हम आस्वादन कर रहे थे श्री उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी सूखी डाली। इस समय परेश दादाजी के पास अपनी शिकायत करने के लिए आया है। परेश कहता है कि बेला छोटी बहू है, इसलिए इस घर के लोग उसको आदेश देना, उसकी आलोचना करना अपना कर्तव्य समझती है। लेकिन बेला आज़ादी चाहती है, इसलिए वह बाग वाले मकान में अलग रहना चाहती है। बेला दादाजी के तीसरे पुत्र का पुत्र परेश की पत्नी है। वह पढ़ी लिखी है और एक बड़े घर से आई है और इस घर को वह नफरत की दृष्टि से देखती है। दादा कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर खांसते हैं। यूँ तो इस झंझट से छुटकारा पाने का सरल उपाय यही है कि तुम्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए। वह पड़ा भी बेकार है और अभी मैं उससे किसी तरह का भी काम लेने का इरादा नहीं रखता। पर तुम जानते हो बेटा, मेरे जीते जी यह असंभव है। इतना कहने के बाद वे हुक्का फिर से गुड़गुड़ाते हैं। दादाजी कहते हैं, अलग रहना इस समस्या को सुलझाने का सबसे सरल उपाय है। बाग वाला मकान तो बेकार पड़ा है, मतलब सिंपली पड़ा है। वह दादाजी को उस मकान से किसी तरह का काम ही नहीं है, अब बेकार पड़ा है। लेकिन दादाजी कहते हैं कि दादाजी के जीते जी इस परिवार से कोई अलग नहीं हो सकता। असंभव मतलब इम्पॉसिबल। और वे फिर से कहते हैं, मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का महान पेड़ घूम जाता है। और फिर वे खांसते हैं, शाखाओं, पत्तों, फलों, फूलों से भरा पूरा। हुक्के के एक दो कश लगाते हुए फिर कहते हैं, और फिर मेरी आँखों के सामने इस महान वृक्ष की कलियां टूटने लगती हैं और वह केवल ढूंढ रह जाता है। स्वर धीमा, जैसे अपने आप से कह रहे हैं। और मैं सिहर उठता हूँ, न बेटा, मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता न करो, मैं सबको समझा दूंगा। घर में किसी को तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा। कोई उसका समय नष्ट न करेगा। ईश्वर की कृपा से हमारे घर सुशिक्षित सुसंस्कृत बहू आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे? तुम जाओ बेटा, किसी प्रकार की चिंता का मन में स्थान न दो। मैं कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा, तुम विश्वास रखो। वह अपने आप को परायों से घिरी अनुभव न करेगी। उसे वही आदर सत्कार मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। दादाजी कहते हैं, वे परिवार को फल और फूलों से भरा बरगद का पेड़ समझते हैं और वे यह न चाहते हैं कि उनकी आँखों के सामने ही यह वृक्ष ढूंढ रह जाए, मतलब ड्राई पेड़ बन जाए, जिसमें कोई भी पत्ता न हो, जिसमें कोई फूल या फल न हो, ऐसा। अर्थात एक एक करके सभी परिवार इस घर से अलग हो जाएंगे। यह दादाजी सहन नहीं कर पाएंगे। और वे परेश से कहते हैं कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वे इस घर के सभी लोगों को समझा देंगे। घर में किसी को भी तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार करने का साहस न होगा, अर्थात बेला को तिरस्कार करने का साहस, रिजेक्ट करने का साहस किसी को भी न होगा। साहस मतलब करेज। इस घर में कोई भी बेला का समय नष्ट न करेगा। और वे कहते हैं कि भगवान की कृपा से इस घर में सुशिक्षित मतलब
एजुकेटेड, सुसंस्कृत मतलब कल्चर्ड बहू आई है, डॉटर इन लॉ आई है, तो क्या हम अपनी मूर्खता से उसे तंग कर देंगे? तंग करना मतलब हरास कर देना। यानी दादाजी समझते हैं कि यहाँ के लोग अनपढ़ है। हमारी मूर्खता मतलब फूलिशनेस के कारण बहू को तंग करे यह ठीक नहीं है। फिर दादाजी परेश से कहते हैं कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, दादाजी कोई न कोई उपाय ढूंढ निकालेंगे। बेला यह अनुभव नहीं करेगी कि वह परायों में यानी स्ट्रेंजर्स के बीच में आई है। उसे वही आदर सत्कार यानी वो रिस्पेक्ट मिलेगा जो उसे अपने घर में प्राप्त था। यानी इस घर में सभी लोग उसको रिस्पेक्ट देंगे। बेला को आज़ादी मिलेगी, यहाँ फ्रीडम मिलेगी। बेला पढ़ी लिखी है, दादाजी उसको सम्मान दे रहे हैं, शिक्षा का महत्व वे जानते हैं और दादाजी बेला को इस घर से अलग होने न देंगे। परेश जवाब देता है, जैसा आप उचित समझे दादा, और देखो तुम स्वयं भी इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी किसी बात से उसका मन न दुखे, कोई भी ऐसी बात न करो जिसे वह अपना अपमान समझे। यहाँ दादाजी परेश को भी वार्निंग दे रहे हैं, परेश की किसी बात के कारण बेला दुखी न हो जाए। परेश चलने को होता है, तब दादाजी फिर से कहते हैं, और तुम उसे साथ ले जाकर नगर से सब चीज़ें खरीद लाओ, शेष की चिंता तुम न करो, मैं कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाल दूंगा। दादाजी परेश से कहते हैं कि वह बेला को साथ ले जाकर बाजार से उसकी पसंद की चीज़ें खरीदवा दे, और वे यह भी कहते हैं कि वे कोई न कोई उपाय यानी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। वे सबको यानी घर के सबको समझा देंगे, कोई भी बेला का अपमान नहीं करेगा। परेश, जैसे आपकी इच्छा। फिर वो चला जाता है। दादा फिर गुड़गुड़ाने लगते हैं। हुक्के के कश लंबे हैं, जो इस बात की साक्षी है कि दादा हुक्का पीने के साथ साथ सोच भी रहे हैं, यानी दादा कुछ सोच रहे हैं। दादा, जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया हो। रजुआ, रजुआ, फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। रजुआ नहीं आती। फिर आवाज़ देते हैं, रजुआ, रजुआ। यानी रजुआ कौन है? नौकरानी है। दादाजी रजुआ को बुलाते हैं। रजुआ दूर से, जी आई, भागती हुई से प्रवेश करती है। दादा, छोटी बहू के अतिरिक्त सबको मेरे कमरे में भेज दो, कहो कि सब काम छोड़कर मेरे पास आए। रजुआ जाने लगती है। और सुनो, कोई न रहे, सबसे कहना कुछ क्षण के लिए अवश्य यहाँ आ जाए। दादाजी रजुआ, रजुआ कौन है? नौकरानी है। रजुआ से कहकर घर के बेला के अतिरिक्त सभी लोगों को बुलवाते हैं। रजुआ, जी मैं अभी जाकर सबसे कह देती हूँ। रजुआ चली जाती है। दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। नल से किसी के कपड़े धोने की आवाज़ आने लगती है। दादा और भी लंबे लंबे कश लेते हैं। धीरे धीरे कुटुंब के प्राणी आने लगते हैं। कुटुंब के प्राणी मतलब कुटुंब के सभी लोग धीरे धीरे स्लोली आने लगते हैं। बालक और युवक तख्तों और चारपाइयों पर बैठते हैं और स्त्रियां बरामदे के फर्श पर, फर्श मीन्स फ्लोर, रजुआ उनके बैठने के लिए मोड़े और चटाइयाँ लाकर बिछा देती है। दादा हुक्का पीना छोड़कर, इंदु कहाँ है? वह नहीं दिखती। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और एक नज़र सबको देखते हैं। रजुआ स्नानागृह को जाने वाले बरामदे में जाकर इंदु को आवाज़ देती है। कपड़े धोने का स्वर जो इस बीच में निरंतर आता रहा है सहसा बंद हो जाता है। दादाजी पूछते हैं कि
इंदु नहीं दिखाई देती, वह कहाँ है? और रजुआ इंदु को बुलाने के लिए जाती है, वह कपड़े धो रही है। किसके कपड़े धो रही होगी इंदु? दादाजी के, है ना। इंदु की माँ यानी छोटी भाभी ने इंदु से कहा था ना दादाजी के कपड़े धोने के लिए, यानी दादाजी ने जो कपड़े बेला को धोने के लिए दिए थे वे कपड़े इंदु धो रही है। इंदु बाहर से, जी आई। अंदर आकर, मैं नल पर थी, कपड़े धोने में लगी थी। दादा एक कश खींचकर, बैठो बेटा। एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभिप्राय से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगता। दादाजी घर के सभी लोगों को एक स्पेशल इरादे से यहाँ बुलाया है और वे बताते हैं कि छोटी बहू बहुत दुखी है। और यह सुनकर इंदु बीच में बोलती है, दादाजी, यानी इंदु बीच में कुछ बोलना चाहती है, उसे कुछ शिकायत है। दादा, इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। दादाजी यहाँ सबको समझा रहे हैं कि बेला एक बड़े घर से आई है, बहुत पढ़ी लिखी है। अपने घर में सब उसे आदर करते थे, लेकिन यहाँ वह छोटी बहू है। यहाँ सब उसे आदेश देते हैं। उसे भी सबका आदर करना पड़ता है क्योंकि वो यहाँ की छोटी बहू है। छोटी बहू मतलब यंग डॉटर इन लॉ। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है और मुझे यह बात पसंद नहीं। Here her personality has been suppressed. अपने घर में वह आदेश देती थी, वह ऑर्डर देती थी, लेकिन उसे यहाँ इस घर में सब ऑर्डर देते हैं, सबका ऑर्डर मानना पड़ता है उसे। बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता। दर्जा मतलब पोजीशन, उम्र मतलब एज से और पोजीशन से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा तो बुद्धि में होता है, योग्यता से होता है। कोई भी ग्रेट अपने बुद्धि में यानी अपने इंटेलिजेंस से होता है या योग्यता से यानी एबिलिटी से ग्रेट होता है, एज और पोजीशन से नहीं। पोजीशन मतलब बड़ा भाई, छोटा भाई, लाइक दैट। छोटी बहू उम्र में न सही, अक्ल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। अक्ल मीन्स बुद्धि, इंटेलिजेंस। यानी दादाजी कहते हैं छोटी बहू यानी बेला एज में नहीं लेकिन बुद्धि में इस घर के सभी लोगों से बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उड़ाए। मीन्स वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ हर एबिलिटी एंड विजडम। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ बड़ी आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। दादाजी कहते हैं कि इस घर के सभी लोग बेला का आदर करें। जो आदर बेला अपने मायके में, अपने घर में पाती थी, वही आदर यहाँ भी पाए। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श ले, परामर्श मतलब ओपिनियन ले, और मैं प्रसन्न होऊंगा यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो। दादाजी is telling he will be more happy if they also share her work among themselves and give her more opportunity to read and write. उसे अनुभव ही न हो कि वह किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे वातावरण में आ गई है।
उसे फील नहीं करने देना चाहिए हमें, वह किसी और घर में है। दादाजी चाहते हैं कि बेला को अपने घर में जो वातावरण मिलता था उसी वातावरण इस घर में भी मिले। फिर कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर कहते हैं, बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो जाए। दादाजी कहते हैं कि यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, वृक्ष के समान है। यहाँ का हर सदस्य इसकी डाली है। डाली मीन्स ब्रांच। डालियों से ही पेड़ पेड़ है, यानी डालियाँ नहीं है तो पेड़ पेड़ ही नहीं है। हर डाली पेड़ की छाया को बढ़ाती है। छाया मतलब शेड, शेड देती है। अगर कोई भी डाली टूट जाए यानी पृथक हो जाए, अलग हो जाए, तो पेड़ की छाया कम हो जाएगी। उसी तरह इस परिवार से कोई भी अलग हो जाए तो इस परिवार की इज्जत कम हो जाएगी। दादाजी फिर कहते हैं, तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। दादाजी यहाँ सबको चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं। यानी दादाजी कहते हैं कि इस घर में कोई भी छोटी बहू यानी बेला को डिसरेस्पेक्ट करे और कोई भी बेला का हंसी न उड़ाए। हंसी उड़ाना मतलब उसे टीस न करे, और कोई भी उसका समय नष्ट न करे। दादाजी यहाँ घर की अखंडता बनाए रखने के लिए सबको ये चेतावनी देते हैं। ये कहकर दादा फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं और फिर दादा कहते हैं, इंदु बेटा और मंजली बहू, तुम ज़रा बैठो। यानी दादाजी इंदु और मंजली बहू कौन है? जो हमेशा हंसती है ना, वही मंजली बहू है। मंजली बहू और इंदु को रुकने के लिए कहते हैं। दोनों के अतिरिक्त शेष सब चले जाते हैं। दादा मंजली बहू से कहते हैं, मंजली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतया घर का अंग न बन जाए। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेषकर सावधान रहने का आदेश देता हूँ। यानी दादाजी मंजली बहू जिसे हमेशा हंसने की आदत है, वो दूसरों की हंसी उड़ाती है, दादाजी ये बात जानते हैं। दादाजी मंजली बहू से कहते हैं कि जब तक लोग तुम्हें समझ न ले बेटा, जब तक लोग तुम्हें समझ न ले तब तक उनका हंसी मत उड़ाओ। बाहर के लोगों को घर में रहकर हंसा जा सकता है, लेकिन घर के लोग जो तुम्हें न समझे, यानी बेला के बारे में दादाजी यहाँ कहते हैं, बेला का हंसी मत उड़ाओ। दादाजी इंदु को भी वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि उसे बेला का आदर करना चाहिए, उससे ज्ञानार्जन करना चाहिए। ज्ञानार्जन मतलब कुछ सीखना चाहिए उससे। वो पढ़ी लिखी है, सुसंस्कृत है, मतलब ऊंचे कल्चर की है। दादाजी कहते हैं कि इंदु को बेला की हंसी उड़ाने या उससे लड़ने झगड़ने के बदले में उससे कुछ सीखना चाहिए। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, अब तुम जाओ और देखो फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले।
गला भर आता है। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियाँ साथ साथ फले फूले, जीवन की सुखद शीतल वायु के स्पर्श से झूमे और सरसाए। विटप से अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहरा देती है। आकांक्षा मतलब विश। दादाजी चाहते हैं कि इस घर के लोग साथ साथ रहे। जिस तरह पेड़ की डालियां साथ साथ फलते हैं फूलते हैं, उसी तरह इस घर के लोग भी साथ साथ अपने जीवन बिताए। इस घर से एक भी परिवार अलग हो जाए, इसकी कल्पना भी दादाजी नहीं कर सकते। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। इंदु, हमें क्षमा कर दीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। इंदु दादाजी से क्षमा मांगती है और चली जाती है। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज देते हैं। दादा, फांसी, मल्लू, जगदीश, आओ आज तुम्हें कहानी सुनावे, बरगद का पेड़ और उसके बच्चों की। फांसी, दरवाजे से जांग कर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार वही कहानी। और दादाजी का नक्कल उतारते हुए मल्लू कहता है कि एक था बरगद का पेड़। दादाजी के परपोते हैं भाशी और मल्लू। इन दोनों को यानी बच्चे आंगन में खेल रहे थे। दादाजी बच्चों को बुलाते हैं कहानी सुनाने के लिए। तो बच्चे कहते हैं कि बरगद की कहानी, बरगद के पेड़ की कहानी उन्हें नहीं सुनना है। अगर चांद राजा तारा राजा की कहानी सुनाए तो वे लोग आ जाएंगे। सो दादाजी हंसते हैं यह सुनकर। यही कहानी तो कुटुंब का, समाज का, राष्ट्र का निर्माण करती है। यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। दादाजी कहते हैं अगर परिवार यानी कुटुंब अच्छा है तो सोसाइटी, समाज भी अच्छा ही होगा। अच्छे समाज से ही अच्छा देश बनेगा। एकांकीकार उपेंद्र नाथ अश्की जी इस एकांकी में परिवार की अखंडता से देश की अखंडता का संदेश देते हैं। अर्थात द इंटीग्रिटी ऑफ द फैमिली गिव्स द मैसेज ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। परिवार के लोग दादाजी का कहना मानेंगे या नहीं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।